नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। संजय जी कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है दीप्ति जी, हमें लग रहा है कि आप भी दशहरा मनाकर बहुत प्रसन्न नजर आ रही हैं। बिल्कुल, पूजा त्योहारों का मौसम भी था, लेकिन आप तो जानते ही हैं कि खेतीबाड़ी का कार्यक्रम न सिर्फ दशहरा में रुकता है और न ही आगे रुकेगा, बल्कि चलते रहेगा। जी, और इसी तरह कृषि दर्शन कार्यक्रम में भी नई नई जानकारियों का सिलसिला हम लोगों के द्वारा लगातार चलता रहेगा। तो संजय जी, हर बार हम कार्यक्रम की शुरुआत कृषि समाचार से करते हैं और आज भी अपने कार्यक्रम की शुरुआत हम कृषि समाचार से करेंगे। तो किसान भाइयों, कृषि समाचार में हम लोग नई नई तकनीक की जानकारी, साथ में मंडी भाव और इसके बाद जानते हैं मौसम के मिजाज के बारे में। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं हिमांशु शेखर। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। रबी सब्जियों के बीज उत्पादन इकाई की स्थापना के लिए मिलेगा 50% अनुदान। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के धान प्रक्षेत्र में लगे धान की फसल की हुई सराहना। वर्मी कंपोस्ट उत्पादन के लिए बेहतर उपकरण है प्लास्टिक टेट्रा वर्मी बेड। राज्य में रबी मौसम के सब्जियों के बीज उत्पादन कार्यक्रम चलाने की योजना है। बीज उत्पादन इकाई लगाने के इच्छुक कृषक, उद्यमी, सहकारी समिति और कृषक समितियां कृषि एवं गन्ना विकास विभाग में आवेदन दे सकते हैं। इस योजना के तहत बीज उत्पादन इकाई की लागत की 50% राशि अनुदान दी जाएगी। कृषि एवं गन्ना विकास विभाग झारखंड के माध्यम से राज्य के 17 जिलों में रबी मौसम की सब्जियों के बीज उत्पादन कार्यक्रम चलाने की योजना बनाई गई है। एक बीज उत्पादक इकाई की स्थापना में 50,000 रुपए की लागत आंकी गई है। योजना के तहत सार्वजनिक क्षेत्रों में इकाई स्थापना के लिए 100% और निजी क्षेत्रों में इकाई स्थापना के लिए 50% राशि अनुदान दिए जाएंगे। इच्छुक कृषक विभाग में आवेदन दे सकते हैं। राज्य में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के धान प्रक्षेत्र में लगे धान की तुलना हैदराबाद और कटक के शोध क्षेत्रों से की गई है। ये बातें पिछले दिनों चावल अनुसंधान निदेशालय हैदराबाद से आए 5 सदस्यीय वैज्ञानिक दल ने बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के धान प्रक्षेत्र में लगे धान की फसल का निरीक्षण कर कही। उन्होंने विश्वविद्यालय प्रक्षेत्र में लगे विभिन्न परीक्षणों और उसके प्रबंध की सराहना की और कहा कि धान की खेती गेहूं की तरह मध्यम और निचली भूमि में प्रोत्साहित करें। सब्जियों में मूली की खेती हमारे यहाँ बहुत जगहों में होती है। जापानी व्हाइट, पूसा हिमानी, पूसा रोशनी और पूसा चेतकी ये नाम है मूली के उन्नत प्रभेदों के। इन प्रभेदों को लगाकर किसान अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। जैविक अंशों से भरपूर हल्की और अच्छी जल निकासी वाली भूमि में मूली की अच्छी खेती की जाती है। किसान भाई मूली की फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए मूली के उन्नत प्रभेद जापानी व्हाइट, पूसा हिमानी, पूसा रोशनी और पूसा चेतकी का प्रयोग कर सकते हैं। इन प्रभेदों के 10 से 12 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई कर एवं उचित कृषि कार्यों को करके प्रति हेक्टेयर 150 से 200 क्विंटल मूली प्राप्त कर सकते हैं। बकरी पालक यदि अपनी बकरियों में तेज बुखार, लार टपकना, दस्त होना और खाना छोड़ देना जैसे लक्षण दिखे तो ये PPR रोग के लक्षण हैं। इस रोग का तुरंत निदान बहुत जरूरी होता है, अन्यथा ये काफी नुकसानदायक साबित होती है। इस रोग से बचाव के लिए क्या उपाय करें, बता रहे हैं हमारे पशु विशेषज्ञ। बरसात के मौसम में बकरियों को नमी में न रहने दें और जल जमाव जगह पर उनको बैठने न दें तथा कृमिनाशक दवाएं दें। उसके बाद बकरियों में PPR एक बहुत भयंकर रोग है जिसके लक्षण हैं मुंह से लार टपकना, खाना छोड़ देना, तेज बुखार होना और बाद में पतला पैखाना होना। ऐसे इस स्थिति में आप बचने के लिए आप PPR का टीका कराएं। वर्मी कंपोस्ट उत्पादन करने वाले कृषकों के लिए बेहतर उपकरण है प्लास्टिक से निर्मित प्लास्टिक टेट्रा वर्मी बेड। यह उपकरण वर्मी कंपोस्ट उत्पादन को काफी सरल बना देता है। वर्मी कंपोस्ट उत्पादन के लिए आमतौर पर पक्के बेड का निर्माण करना होता है, जिसमें अच्छा खासा खर्च आता है। उससे बहुत कम खर्च में प्लास्टिक टेट्रा वर्मी बेड द्वारा कंपोस्ट बनाया जा सकता है और ये काफी सुविधाजनक भी है। यह उपकरण प्लास्टिक निर्मित होने के कारण काफी हल्का होता है और जब चाहें इसका स्थान परिवर्तन कर सकते हैं।
वर्मी कंपोस्ट उत्पादक इस उपकरण को बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अभियंत्रण विभाग से प्राप्त कर सकते हैं। कृषि समाचार में अब बारी है सफल किसान से मिलने की, तो चलिए इनसे बातें कर जानते हैं इनकी सफलता के राज। ये शख्स मौसम के साथ साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हुए फसल लगाते हैं और इनकी कोशिश रहती है कि 100% उपज प्राप्त हो। अपनी इन्हीं खासियतों की वजह से अपने क्षेत्र के सफल किसानों में ये अग्रणी हैं। हम जो वैज्ञानिक के तौर से एक खेती करते हैं, उससे पूरा परिवार मेरा माने सहयोगी है, उससे अच्छा आमदनी होता है। धान काटने के बाद हम साग सब्जी वगैरह और भी है हमारा इसी से ही उगाते हैं, यही सब है। और मेरा रोजी रोटी जो सालों भर का इसी में ही निर्भर है। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। राज्य की मंडियां अनाजों के भावों को लेकर तेज बनी हुई हैं। मूल्यविदों के अनुसार इनमें फिलहाल कमी की संभावना नहीं बन रही है। उधर सब्जी बाजारों में टमाटर और प्याज के मूल्यों में कमी आई है। नए आलू के बाजार में आने से पुराने आलू के भाव गिरे हैं। वहीं अनाजों के आज के भाव देखें तो इस प्रकार से ही: चावल उत्तम न्यूनतम 2200 रुपए से लेकर अधिकतम 2600 रुपए, गेहूँ न्यूनतम 1400 रुपए से लेकर अधिकतम 1600 रुपए, दाल अरहर न्यूनतम 6600 रुपए से लेकर अधिकतम 7300 रुपए, दाल मसूर न्यूनतम 4300 रुपए से लेकर अधिकतम 4650 रुपए, दाल चना न्यूनतम 5700 रुपए से लेकर अधिकतम 6200 रुपए, आलू न्यूनतम 900 रुपए से लेकर अधिकतम 1600 रुपए और प्याज न्यूनतम 3500 रुपए से लेकर अधिकतम 4100 रुपए प्रति क्विंटल रहा। और अब एक नजर राज्य के 6 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। दुमका अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। गोड्डा अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। चाईबासा अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। और हजारीबाग का तापमान अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। संजय जी, जैसा कि हम सब जानते हैं कि झारखंड की धरती में बैगन और टमाटर की खेती हमारे किसान भाई बंधु वृहद पैमाने पर करते हैं। जी दीप्ति जी, और यहाँ के कृषक न सिर्फ झारखंड के लिए बल्कि यहाँ की सब्जियाँ कुछ बाहर बंगाल, बिहार और आसपास के पड़ोसी राज्यों में भी बड़ी मात्रा में जाती है। बिल्कुल, तो बड़ी मात्रा में आप निर्यात तभी कर सकते हैं जब अधिक से अधिक खेती आपके खेतों में आप कर सकें। जी, और यह तभी संभव है जब आपकी खेती रोग और कीटों से मुक्त हो। तो किसान भाई, किस तरह से आप बैगन और टमाटर की खेती वृहद पैमाने पर करेंगे, किस तरह से मिट्टी का चुनाव करेंगे, खादों को डालेंगे, इसके साथ सिंचाई का प्रबंधन कैसे होगा, जब कोई कीट लग जाते हैं तो कीट प्रबंधन कैसे करेंगे, इन तमाम बातों की जानकारी आज के कार्यक्रम में हम समेट कर लाए हैं। जी दीप्ति जी, खास करके बैगन और टमाटर में कीट नियंत्रण किस प्रकार किया जाए, इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ। किसान भाई नमस्कार, कृषि दर्शन के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, कृषि दर्शन की टीम आज कृषि विज्ञान केंद्र पश्चिमी सिंहभूम जगन्नाथपुर आई हुई है, जहां आज हम बात करेंगे टमाटर एवं बैगन में लगने वाले
कीट एवं रोग के बारे में। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं यहीं के वैज्ञानिक डॉक्टर संजय कुमार साथी। आइए इनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जैसा कि आज का विषय हमने चुना है टमाटर एवं बैगन में लगने वाले कीट, तो ये कीट किस प्रकार होते हैं और इनकी पहचान कैसे हमारे किसान भाई करेंगे? जैसे बैगन में कीट जो लगते हैं ये आपका तना एवं फल छेदक कीट है। जब तना में लगते हैं तो तना का ऊपरी हिस्सा गिर जाता है, उसमें छेदा मालूम हो जाएगा। उसके बाद फल में भी उसका छेदा करके उसमें जाके उसका पल्प को खाते रहता है, तो इससे पहचान कर सकते हैं, मतलब उसका ऊपरी हिस्सा गिर जाता है। डॉक्टर साहब, ये तो आपने बताया कि बैगन के, तो बैगन में और कौन से कीट होते हैं जिनसे किसान भाई बचाव कर सकें? बैगन में एक माइट लगता है जो उसका पत्ता में छोटा छोटा रहता है, जो उसका रस चूसता है और पूरे पौधा का उसका रस चूसने से उसका जो है एकदम कमज़ोर हो जाता है, जिससे उसका फूल और फल में बुरा प्रभाव पड़ता है, उसको माइट बोलते हैं। डॉक्टर साहब, आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि इसके अलावा कौन कौन से और रोग लगते हैं और इनका क्या उपाय करेंगे? बैगन में झुलसा रोग, मुरझा रोग लगता है, बहुत ज़्यादा मुरझा रोग बोलते हैं, जो पूरा पत्ता पौधा सूख जाता है और ख़त्म हो जाता है, मुरझा रोग जो इस एरिया में बहुत ही ज़्यादा है। उसके बाद फल सड़ता है, फल सड़न रोग बहुत ज़्यादा होता है। डॉक्टर साहब, इसका प्रमुख लक्षण क्या होता है और इसका उपाय कैसे हमारे किसान भाई करेंगे? जैसे हमने कहा कीट में कीट जो लगते हैं बैगन में मुख्य रूप से, तो फल तना एवं फल छेदक कीट, इसके लिए किसान भाइयों को जब पौधा लगाते हैं खेत में, उसके 20 दिन के बाद से आप फ्यूराडन करके आता है कार्बोफ्यूरन, उसका 3 ग्राम प्रति पौधा जड़ के सामने डालें, फिर 30वां दिन में एक बार फिर डालें, फिर 40वां दिन में डालें, मैंने प्रति पौधा 3 ग्राम एक बार 20 दिन के समय, एक बार 30 दिन में, एक बार 40 दिन में डालें। तो ऐसा करके यदि डालते हैं कि किसान भाई, तो आपका उस फल तना एवं फल छेदक कीड़ा का प्रकोप बाद में नहीं होता है। दूसरा हुआ आपका माइट कीड़ा, जो आपका रस चूसता है, छोटा छोटा होता है, जो किसान भाई देख उसको पता नहीं चल पाता है, पत्ता के नीचे रहता है, तो पत्ता पौधा को कमज़ोर कर देता है। इसके लिए किसान भाई केल्थेन करके दवा आता है, उसका 1 ml प्रति लीटर पानी मिलाकर तुरंत छिड़काव कर दें, तो इससे कंट्रोल हो जाता है। फिर नहीं हुआ तो दूसरा छिड़काव कर दें 7 से 10 दिन के बाद, तो पूर्ण रूप से कंट्रोल हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं तो बैगन के कीट व्याधि से निजात मिल पाएगी। जहाँ तक बात हुई रोग का, तो रोग मुरझा रोग लगता है बैगन में मुख्य रूप से। तो मुरझा रोग के लिए कुछ वैरायटी है जिनको यदि लगाते हैं तो उससे आपका कुछ मतलब टॉलरेंट वैरायटी है, जैसे अर्का आभा, स्वर्ण लालिमा, ये सब लगाते हैं तो मुरझा रोग होने की चांस कम रहती है। फिर भी यदि होता है तो ट्राइकोडर्मा वेरिडी करके एक आता है पाउडर, जैविक दवा है, इसका 1 किलो मात्रा को 50 किलो सड़ा हुआ गोबर में डाल दें, जो नमी होना चाहिए उसमें मिक्स कर दें। मिक्स करने के बाद जो लगाने समय 50 ग्राम करके प्रति पौधा डालें, तो इससे आपका कंट्रोल होता है। फिर भी नहीं होता है तो एक ब्लाइटॉक्स 50 करके दवा आता है, इसका 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर जब पौधा 20 से 25 दिन का हो जाए तब से छिड़काव करें 2 बार, तो इससे भी आपका कंट्रोल होता है। और ऐसे किसान भाइयों को चाहिए कि जहां आपका मुरझा रोग होता है जिस खेत में, उस खेत में दोबारा बैगन, टमाटर या मिर्च को नहीं लगाएं, क्योंकि चूँकि तीनों एक ही जाति का है और एक में जो हुआ वो दूसरा में भी होता है। इसलिए किसान भाई फसल चक्र को मुख्य रूप से अपनाएं। डॉक्टर साहब, ये तो बात आपने बताई बैगन के बारे में। अब बात आती है कि जिन किसानों ने टमाटर लगाए हैं, तो उन किसानों के लिए किस तरह से वो पहचानेंगे कि उनमें क्या रोग लगे हैं और उनके प्रमुख लक्षण एवं उपाय क्या होंगे? टमाटर में मुख्य रूप से आपका फल छेदक कीड़ा का प्रकोप होता है। फल छेदक कीड़ा जब फल आता है उसी समय छेदा करके उसका गुदा को खाता है, तो इसके लिए किसान भाई जब पौधा आपका 25 दिन का हो जाए तब कोई नीम आधारित कीटनाशी का छिड़काव करें। जैसे आपका नीम तेल भी हो सकता है, एजारेक्टिन भी होगा, नीम प्रोडक्ट भी होगा, तो इसको छिड़काव करने से बहुत सारे कीड़े जो हैं वो आपके फसल में नहीं आएंगे। फिर भी यदि आ जाते हैं तो आप साइपरमेथ्रिन करके दवा आता है, इसका 1 ml प्रति लीटर पानी मिलाकर 10 दिन के अंतर पर 2 से 3 छिड़काव कर दें, तो इससे आपका फल छेदक कीड़ा का प्रकोप हो जाएगा। जहाँ तक फिर किसान भाइयों को दूसरे रोग का है, जैसे जीव विषाणु जनित रोग होता है, जो पत्ता छोटा छोटा हो जाता है,
ये आपका मिर्चा में भी होता है, आपका बैंगन में भी होता है। तो ये विषाणु जनित रोग है। तो ये आपका लक्षण आएगा जब पौधा आपका 1-2 पौधा में पहले लक्षण आ जाता है जिसमें पत्ता सिकुड़ा हुआ रहता है। तो जब सिकुड़ा हुआ रहता है तो एक सफ़ेद मक्खी आती है, वही सफ़ेद मक्खी रस चूसती है और स्वस्थ पौधा में जाके बैठती है। तो इससे एक पौधा से दूसरा पौधा रोग प्रसारित होता है। तो किसान भाइयों को चाहिए कि जो रोग ग्रसित पौधा है उसको उखाड़ के मिट्टी में उसको ढक दें, जला दें, ताकि रोग ग्रसित यदि पौधा नहीं रहेगा तो उस सफ़ेद मक्खी को रस मिलेगा नहीं, तो दूसरा पौधा स्वस्थ ही रहेगा। और दूसरा उपाय है सफ़ेद मक्खी को मारने का। कोई भी कीटनाशी जैसे डाइमेथोएट हो गया, साइपरमेथ्रिन हो गया, 1 ml प्रति लीटर पानी मिलाकर 10 दिन के अंतर पर 2 बार छिड़काव करें, ताकि जो सफ़ेद मक्खी है जो रस को विषाणु को एक पौधा से दूसरा पौधा प्रसारित करती है वो पूर्ण रूप से मर जाएगी, तो आपका पौधा स्वस्थ रहेगा। इनके अलावा और वो किन बातों पर ध्यान दें ताकि वो कीट से बचाव कर सके अपने फसलों को? किसान भाइयों जो भी सब्जी लगाएं, आप एक फसल मत लगाएं, 2 फसल लगाएं, ये अंतर फसल करके लगा सकते हैं। जैसे बैगन ही लगाएं तो बैगन के बीच में आप गेंदा लगा सकते हैं, धनिया लगा सकते हैं, आप कोई दूसरा भी फसल लगा सकते हैं जैसे फूलगोभी और टमाटर में जैसे टमाटर हुआ, टमाटर में आप गेंदा भी लगा सकते हैं। तो एक साथ 2-3 फसल लगाते हैं यदि। धनिया और गेंदा में एक गुण है जो आपका कीटनाशक गुण है, उसका एक बाष्पशील पदार्थ निकलता है जिससे जो कीड़ा आपका फसल में आते हैं वो आपके फसल में नहीं आएंगे, वो उसके गंध से भाग जाएंगे, जिससे फसल को पूर्ण सुरक्षा होगा। अतः किसान भाई टमाटर हो या बैगन हो उसके बीच बीच में धनिया और गेंदा लगाएं, जिससे आपका फसल का कीड़ों से बचाव होगा। तो देखा किसान भाइयों, डॉक्टर साहब ने कितनी अच्छी जानकारी दी टमाटर एवं बैगन में लगने वाले कीट एवं उसके निदान के बारे में। डॉक्टर साहब आप ही इस कार्यक्रम में, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जा करके कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ। तो दीप्ति जी, हमने देखा कि हमारे वैज्ञानिक डॉक्टर संजय कुमार साथी ने कितनी अच्छी जानकारी दी बैगन और टमाटर में कीट नियंत्रण के बारे में। बिल्कुल। और संजय जी, आप सब जानते हैं कि हमारे बालों के लिए, हमारी आंखों के लिए, सेहत के लिए आंवला कितना फायदेमंद होता है। जी, और खासकर अच्छा उत्पादन हो जाए तो आय के लिए भी, आमदनी, किसान भाइयों की आमदनी के लिए भी बहुत अच्छा उत्पादन है आंवला। आंवले का नाम लेती है आंवले का अचार और आंवले का मुरब्बा से मेरे मुंह में तो पानी आ गया। जी दीप्ति जी, इतने पौष्टिक फल जो गुणों का खान है आंवला, इसको कैसे लंबे समय तक इसका उपयोग किया जाए ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्वस्थ रहें, इस बारे में आज क्या कुछ खास जानकारी है लगता है आपके पास? बहुत सारी जानकारियाँ लेकर रहे हैं और आंवले के बारे में हम जब इतनी उसके गुणों का बखान कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है अगर आप आंवले को परिरक्षित करके रख सके, जैसे आप जैम, जेली, अचार, मुरब्बा को परिरक्षित करके रख सकते हैं, तो आंवले को अगर अभी जो मौसम है, शीत ऋतु का मौसम, जो संजय जी आप भी जानते हैं कि अभी आंवला वृहद पैमाने पर बाजार में देखने को मिलता है, अगर हमारे किसान भाई बंधु इसका परिरक्षण कर लें तो कितना अच्छा होगा। जी, और इसका समय आने पर ज़्यादा से ज़्यादा कीमत भी मिल सकता है। और कीमत के साथ अगर आपको कीमत चाहिए, और हम हमारे कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपको यही सुझाव देते हैं कि आप किस तरह से आंवले की खेती करें वृहद पैमाने पर, और जब खेती हो जाए तो किस तरह से आंवले का परिरक्षण करें ताकि आपको अधिक से अधिक लाभ मिले। तो इस विषय पर जानकारी दे रही हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर कंचन माला। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, कृषि दर्शन की टीम आज कृषि विज्ञान केंद्र पश्चिम सिंहभूम जगन्नाथपुर आई हुई है, जहां आज हम बात करेंगे आंवला की पौष्टिक महत्व एवं उत्पादन उपरांत उसके परीक्षण के बारे में। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं यहीं के वैज्ञानिक डॉक्टर कंचन माला जी। आइए इनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहिबा, आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार किसान भाइयों। डॉक्टर साहिबा, जैसे कि आज का विषय हमने चुना है आंवला की पौष्टिक महत्व एवं परीक्षण उपरांत उसके परीक्षण के बारे में,
इस विषय पे आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि आंवला एक औषधीय फल होते हुए भी उसकी डिमांड मार्केट में नहीं के बराबर है, इसका कारण क्या है? किसान भाई, जैसा कि आप जानते हैं कि आंवला को इंडियन गूसबेरी भी कहा जाता है और इसका जो वानस्पतिक नाम है वो एम्बेलिका ऑफिसिनेलिस है। यह एक अत्यंत ही पौष्टिक एवं औषधीय महत्व वाला पारंपरिक भारतीय फल है और कुछ भारतीय घरों में तो इसके पौधे की पूजा की जाती है। और जैसा कि किसान भाई आप जानते हैं कि क्यों ना इसकी पूजा की जाए, जो स्वास्थ्य वर्धक पौधा है, स्वास्थ्य देने वाला पौधा है, इसके फल एवं पत्ते सभी गुणकारी हैं। जो इसका जो फल है, यदि एक ऐसा फल जो कि आंखों की रोशनी को बढ़ा दे, जो पेट की बीमारी को ठीक कर दे, जो चमड़े की खुजली को ठीक कर दे, जो बालों को काला करता है और अन्य बहुत सारे जो मानव शरीर में जो कितने फिजियोलॉजिकल जो काम हो रहे हैं काम होता है और ये सारे चीज़ों को जो स्वास्थ्य प्रदान करता है, तो वैसे फल के पौधे की पूजा होनी ही चाहिए। और जैसा कि मैं बता रही हूँ कि ये एक अत्यंत ही पौष्टिक फल है, तो इस फल में प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है और विटामिन सी के साथ साथ कैल्शियम, फास्फोरस भी इसमें अच्छी मात्रा में मौजूद होता है, जो कि हड्डियों के लिए, चमड़े के लिए, बालों के लिए अत्यंत ही आवश्यक विटामिन्स हैं। और ये जो खनिज लवण जो है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण खनिज लवण है जो स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। और इसमें विटामिन सी की मात्रा जो 100 ग्राम खाने योग्य भाग में 600 मिलीग्राम है एवं लौह तत्व की मात्रा जो है वह 1.2 मिलीग्राम है एवं विटामिन ए कैरोटीन की मात्रा जो है वह 9 माइक्रोग्राम है। 100 ग्राम खाने योग्य भाग में 9 माइक्रोग्राम विटामिन ए की मात्रा मौजूद है। तो इस तरह से ये सारे जो हैं, ये बहुत सारे पौष्टिक तत्व इसमें मौजूद होते हैं। इसका स्वाद जो है कसीला है, कटु तिक्त है। इसे ज़्यादा इसके फल का उपयोग डायरेक्ट नहीं किया जा सकता है, इसको औषधि के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह जो है इसका फल जो है ताप को हरता है और शीतलता प्रदान करता है शरीर को, एवं यह कब्जहारी है और मूत्रवर्धक भी है। तो इतने सारे जो गुणों से भरपूर यह फल जो है, इसका जो है उत्पादन किसान भाई हमारे जो इस क्षेत्र में है वो इसका उद्यान नहीं लगाते हैं, अच्छे किस्मों का चयन नहीं करते हैं और इसके कारण इसका जो मूल्य है वो पूरा आप किसान भाई आप प्राप्त नहीं कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ जो हो रहे हैं बहुत कम मात्रा में जंगलों में ही पाए जाते हैं, जो कि अत्यंत छोटे छोटे आकार के आंवला होते हैं और रेशेदार होते हैं काफ़ी। तो इसका जो प्रयोग है औषधियों में किया जाता है, में किया जा सकता है अगर आप अच्छे किस्मों का चयन करें, जैसे नरेंद्र आंवला 7, नरेंद्र आंवला 6, नरेंद्र आंवला 4, ये सारे जो है किस्म जो है इसका उत्पादन करने से इससे बहुत सारे मूल्य संवर्धित खाद्य उत्पाद भी बनाए जाते हैं, जैसे जेली, कैंडी, मुरब्बा इत्यादि बनाए जाते हैं। और किसान भाई यदि आप किस्मों के आधार पर आंवला को हम 3 ग्रेड में बांट सकते हैं। पहला तो हो गया कि एक बहुमूल्य किस्म का आंवला जो नरेंद्र आंवला 7 है, जिसमें बड़े आकार का सुंदर और स्वस्थ फल होते हैं और कम रेशे वाले होते हैं, गूदेदार होते हैं। इसका मुरब्बा और कैंडी बनाया जा सकता है। और नरेंद्र आंवला 6 जो है वह मध्यम आकार के रेशेदार फल हैं और इसका प्रयोग जो है च्यवनप्राश, त्रिफला एवं अन्य जड़ी बूटी और औषधीय फलों में औषधीय उत्पाद बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। और तीसरा जो ग्रेड है वह छोटे छोटे आकार का नरेंद्र आंवला 4 जो है वो छोटे छोटे आकार का रेशेदार फल है और इस रेशेदार फलों का को सुखाकर पाउडर बनाकर
पाउडर बनाया जाता है और इसका शैम्पू में इसका प्रयोग किया जाता है और अन्य सौंदर्यवर्धक उत्पादों को बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। इतने सारे गुण होने के बावजूद भी इस क्षेत्र के लोग आंवले का सही उद्यान नहीं लगा पा रहे, इसका कारण क्या है? इसमें किसानों को जागरूक होना होगा कि जो जमीन जो पड़ती है उसका प्रयोग करना पड़ेगा उद्यान लगाने के लिए। फलों का बागान लगाकर भी किसान जो है अपने जमीन का एक तो उपयोग कर सकते हैं उसका और पूर्ण लाभ उठा सकते हैं। यदि वो आंवला की खेती है, अच्छे किस्मों का चयन कर वह आंवला का उद्यान लगाएं और उससे पूरा मुनाफा कमा सकते हैं। किसी जो मूल्य संवर्धन करने वाले सौंदर्यवर्धक उत्पाद बनाने वाले कंपनी से जुड़कर अपने आंवला को वहां पर बेचकर वो पूरा मुनाफा कमा सकते हैं। तो देखा किसान भाइयों, मैडम ने कितनी अच्छी जानकारी दी आंवले के पौष्टिक महत्व, परीक्षण एवं उस परीक्षण के बारे में। मैडम, आप हमारे इस कार्यक्रम में इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद किसान भाइयों। संजय जी, आज के कार्यक्रम में हमने बहुत अच्छी जानकारी दी जो कृषि जगत से जुड़ी थी और आने वाले समय में भी बहुत सारी जानकारियां हम लेकर आएंगे। लेकिन यह तभी होगा जब हमारे किसान भाई अपने सुझाव को, अपनी समस्याओं को हमें पत्र द्वारा सूचित करें। तो पत्र लिखने के लिए क्या करना होगा? हमें पत्र देना होगा। तो किसान भाइयों, कार्यक्रम में हमारा पता आप नोट कर लें। हमारा पता है कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। तो किसान भाइयों, पत्र देना ना भूलिएगा। और आज के इस कृषि दर्शन कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। अगले दिन अगले अंक में हम दोनों आपके सामने फिर से होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।